हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस देखिए, पहले टॉपिक समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11 की एनसीईआरटी है। उसमें टॉपिक, उसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पता करने के लिए हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है उन सोर्सेज को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला डायरेक्ट सोर्सेज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या था कि डायरेक्ट सोर्सेज में रॉक्स थे, रॉक्स, और उसके बाद माइनिंग, और उसके बाद अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, ये मेन सोर्सेज थे डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो वो एक्चुअली क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एजम्पशंस है। डायरेक्ट सोर्सेज हमें जो मान लीजिए रॉक मिला, रॉक से भी हमने कुछ एज्यूम, ऊपर जो हमें सरफेस पे रॉक मिला है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो सरफेस पे रॉक्स है उसके बेसिस पर हम इंटीरियर जो उसके नीचे जो रॉक होगा, पेरेंट होगा, उसके बारे में एज्यूम कर सकते हैं। तो वो जो पेरेंट रॉक के बारे में जो हमारी एजम्पशन है वो इनडायरेक्ट सोर्स में आएगी। समझ रहे हैं? जैसे कि माइनिंग में हम नीचे जाएंगे, माइनिंग में हम जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। हमने ऑब्जर्व किया टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि नीचे जब हम जाएंगे तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इसी तरीके के जो एविडेंसेस हैं जो कि हमारे सामने डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं है, हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उनको एज्यूम कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, उनसे अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू नई नई इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं कि नीचे क्या होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा हमारी अर्थ का। तो ठीक है, फिर आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसमें है, इनडायरेक्ट सोर्सेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या है? पहला पार्ट आता है उनमें ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। किसका? जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इंफॉर्मेशन, उसका ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिसिस या एनालिसिस। कैसे? पढ़ते हैं आगे। वी नो थ्रू माइनिंग। अगेन माइनिंग आ गया, हम माइनिंग करी, हमने माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी से हमें पता चला दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। क्या कह रहा है? जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे नीचे की तरफ, सरफेस से दूर, आसमान में नहीं, नॉट इन द स्पेस बट इनसाइड द अर्थ, व्हेन वी गो फर्दर फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द अर्थ। ये हमारा अर्थ है, ये इसका सरफेस है, इससे हम दूर जाएंगे अर्थ के अंदर। यहां पे जब आएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज। टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है, ये तो हमें पता चल गया, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए ये मास है, जैसे जैसे इसके ऊपर नीचे जाते जाएंगे तो इसके नीचे जब हम जाएंगे तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप पानी में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, आपके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ता है ना, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए क्या उसको क्या बोलते हैं वैसे, क्योंकि जब पानी की डेप्थ में जाएंगे तो आपका प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा पानी का। इसी तरीके अर्थ के ऊपर भी जो नीचे ऊपर का जो मैटर है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, नीचे जब जाओगे थोड़ा उस जो मैटर आएगा उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा लिथोस्फीयर का, जब मेंटल में पहुंचोगे, लोअर मेंटल में। फिर जब नीचे कोर में जाओगे तो लिथोस्फीयर मेंटल दोनों का प्रेशर होगा कोर के ऊपर। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि ये हमें कैसे पता चला। अगेन इनडायरेक्ट सोर्सेज क्यों बोल रहे हैं उनको? क्योंकि ये हमें जो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज मौजूद थे उनको ऑब्जर्व करके जो हमें एजम्पशंस मिली है, जो हमने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हमें इनके बारे में पता चला है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज बेसिकली एजम्पशंस ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विथ डेप्थ। अगेन वही बात है, डेंसिटी तो बढ़ रही है, ये तो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख ले कि जैसे जैसे हम अगेन अर्थ के नीचे जाएंगे, सरफेस से दूर अर्थ के नीचे, हमने पढ़ा था जब गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कि जो जितना डेंस मटेरियल वो कोर में इकट्ठा हो गया। यही पढ़ा था ना हमने, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पढ़ा था। तो यहाँ पे जब कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, सबसे ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। एटमॉस्फेयर उससे भी कम है। एटमॉस्फेयर भी तो क्या है, वही गैसेज जो अर्थ से बाहर निकले डिफरेंशिएशन के टाइम पे, है ना। उसमें भी एटमॉस्फेयर में भी ऊपर की जो लेयर है उसकी डेंसिटी बिल्कुल ही कम है। यही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे ही मैटर की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इसका सबसे ये एज्यूम करने का एक और तरीका क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस में जब लावा मिलता है वो अर्थ से अंदर से मिला है, तो उसकी डेंसिटी भी जो लिथोस्फेरिक रॉक्स हैं उनसे ज्यादा, जो सरफेस रॉक्स हैं उनसे ज्यादा है, और वो अलग अलग डेप्थ से आता है तो उनकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है,
तो ये वोल्केनिक इरप्शन से भी हमने इंडायरेक्ट क्या बोलते हैं इंडायरेक्टली एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टर्स। अब क्या कह रहा है, मान लो हमने माइनिंग की है, हमने 4 किलोमीटर तक हमने माइनिंग कर रखी है साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस में। 12 किलोमीटर तक हमने एक ड्रिल की हुई है, डीप सी ओशन ड्रिल के बारे में हमने पढ़ा था, 2 ड्रिल्स थी उनके बारे में 12 किलोमीटर तक। तो 12 किलोमीटर में हमें इतना अंदाजा लग गया, इतनी हमने एनालिसिस कर लिया कि जो चेंज हो रही है मैटर, क्या क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। नीचे जब जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे जब जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे जब जा रहे हैं प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये भी हम ठीक है, और डेंसिटी भी बढ़ रही है मैटर की, ये भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 12 किलोमीटर में हमें ये भी पता चल गया कि किस रेट से बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। अब हमें क्या पता चला, 1 किलोमीटर जाने के बाद इतना बढ़ रहा है, 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद इतना बढ़ रहा है, 3 किलोमीटर में इतना बढ़ रहा है। तो हमने अंदाजा लगा लिया कि एवरेज जब हम पर किलोमीटर जब नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर सेंटर की तरफ, तो पर किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर बढ़ता है। वो जनरल वो लगभग 25 डिग्री के आसपास है, वो जीएस में बताएंगे हम, ठीक है, जीएस में अच्छे से डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को। टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर भी जो इनर जो कोर है, चलो क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन इनर कोर जो है उसमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसलिए मोल्टन स्टेट में। ये सब चीजें ये आगे वाली क्लास जब होगी जीएस की उसमें डिस्कस करेंगे, अब यही नहीं करते हैं सब, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हमें कैरेक्टर्स के बारे में तो पता चल गया, कैरेक्टर्स किस तरीके के चेंज हो रहे हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स का चेंज होने का रेट क्या है। टेम्परेचर नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, उसका रेट क्या है पर किलोमीटर या पर 100 मीटर या पर मीटर पे, या जो प्रेशर बढ़ रहा है वो कितने किलोमीटर उसका बढ़ने का रेट क्या है, या डेंसिटी के बढ़ने का रेट क्या है, वो सब भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, नोइंग द टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस हमें पता है अर्थ की, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 6370 किलोमीटर बताया था एनसीईआरटी ने, यही मान के चलते हैं हम। ठीक है, नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव estimated the values of temperature, pressure and density of the materials at the different depths। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें रेट पता चल गया, जिस रेट से टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो रही है नीचे जाने पे, वो हमें पता चल गया। अब सिंपल सी बात, अब तो मैथमेटिक्स है। एक सपोज कीजिए 1 किलोमीटर पे 25 डिग्री टेम्परेचर बदल रहा है, 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 6300 पे 60 या 6370 किलोमीटर पे कितना बढ़ेगा, इंटू 25, यही है ना। बीच में छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा तो हमें अंदाजा हो ही जाएगा ना, मोटा मोटा अंदाजा तो हमें हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम डेंसिटी भी निकाल लेते हैं कि ऊपर एक हर किलोमीटर पे इतनी डेंसिटी हो रही है तो नीचे जाके कितनी डेंसिटी होगी, नीचे मतलब कोर तक कितनी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उस हिसाब से प्रेशर भी निकाल लेते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ। हर डेप्थ पे उन्होंने अलग अलग डेप्थ पे टेम्परेचर की जो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की जो वैल्यूज है वो एस्टिमेट का, अगेन यहाँ पे वर्ड आया है एस्टिमेटेड, एस्टिमेट लगाया है उन्होंने, अंदाजा लगा है कि इतनी होनी चाहिए, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, हम गए तो है नहीं, ठीक है ना। तो एस्टिमेट उन्होंने कर लिया है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम अगले वाला पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चलिए हमने फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस के बारे में, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, जो हमारे सोर्सेज हैं उनमें पहला पार्ट था ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिसिस। किस चीज का, जो प्रूफ, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है उसको ऑब्जर्व करके, उसको एनालिसिस करके हमने जो नए जम्पशंस निकाली हैं उनको हमने ऑब्जर्वेशन, उनको हमने फर्स्ट पार्ट में रखा था, हमने एनसीईआरटी ने फर्स्ट पार्ट में रखा ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो हमारा जो आता है अगेन इनडायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट सोर्स मतलब हमने देखा नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, मिट्योर्स, इसको भी हमने इंडायरेक्ट रखा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थ के नीचे से नहीं आया। ये कहानी बता रहा हूं आपको थोड़ी सी, मिट्योर्स जो है वो डायरेक्ट अर्थ के नीचे से तो नहीं आए, आए तो बाहर से। फिर भी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इनको, वो हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब जब अर्थ बनी थी, जिस टाइम पे अर्थ बनी थी, जिस प्रोसेस से अर्थ बनी थी, जो प्रोसेस था, वो जो मटेरियल बना था, चाहिए था अर्थ को बनने के लिए, वही प्रोसेस और वही मटेरियल मीटियोर्स को बनने के टाइम पे भी यूज हुआ था। वही मटेरियल और वही स्ट्रक्चर मीटियोर्स का भी होता है जो कि अर्थ का है, ऐसा हम मानते हैं।
क्यों मानते हैं ये मैं भी आगे बताऊंगा जब ये सब पढ़ाऊंगा। चलिए आ जाइए। तो मीटियोर्स जो है वो अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं मीटियोर्स। इनका स्ट्रक्चर सेम लगभग लगभग वही होता है जो अर्थ का है हमारा। इनफैक्ट सभी हेवनली बॉडीज का स्ट्रक्चर एक ही होता है, सभी राउंड है और सभी में क्या है, जो हल्का मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ होगा ऊपर, और नीचे जैसे उसकी कोर होगी वहां पे क्या बोलते हैं, मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इवन सन भी है, स्टार्स जो हम बोलते हैं वो भी ऐसे ही बने हैं, उनका भी स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस। अभी क्या बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में, however the material that becomes available for analysis from the meteors is not from the interior of earth। again कि जो मटेरियल हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं मेटियोर्स में जो मिलता है वो अर्थ के अंदर से नहीं आया है। तो भाई साहब हम उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम उसको रिसर्च ही क्यों कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? वो इसलिए कि जब मैंने आपको बताया था कि जब प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी, क्या बताया था, ये प्लैनेट कोर तो बीच में बनी थी, कोर बीच में बना था, लेकिन उससे पहले जो बाकी सारा जो मटेरियल था वो एक सर्कुलर डिस्क में हो गया था, सर्कुलर डिस्क बन गया था, और फिर रोटेट करने लगी डिस्क, और फिर ये 9 जगह 8 जगह जितना भी मान लो वो कॉन्सेंट्रेट होकर 9 जगह पे प्लैनेट्स बन गए थे हमारे। ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स बनने से पहले गैलेक्सीज बनी थी। स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ था, गैलेक्सीज बनी थी तब हुआ था स्टार फॉर्मेशन। उसमें क्या हुआ था कि जितना भी लंप था, क्लम्प्स थे मैटर के, वो सब अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो गए, ये हमारी गैलेक्सीज बनी। इनके अंदर फिर हमारे जो दोबारा लम्प्स बने छोटे छोटे, वो हमारे स्टार्स बने, और स्टार के बाद फिर स्टार में जो लम्प्स बने और उनके चारों तरफ जो मैटर था वो हमारे सोलर सिस्टम बने। समझ आ गया, ये तो बता पढ़ाया हुआ है, पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यही सारा मटेरियल तो है जो अर्थ में भी यूज हुआ है, स्टार्स में बनने में भी यूज हुआ है, बाकी सारे प्लैनेट्स बनने में भी यूज हुआ है। हमारे जो स्पेस है जितनी भी उसमें बॉडीज मिलती हैं उन सब में, स्पेशल बॉडी जितनी भी हमारी, उन सब में जो बनने में मटेरियल यूज हुआ है वो यही तो है जो बिग बैंग थ्योरी में बाहर निकला था। सब में मटेरियल तो सेम है और सबका बनने का प्रोसेस भी सेम है। क्या कि जो हैवी मटेरियल है, जो हाई, जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो कोर में इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी कम डेंसिटी है वो बाहर इकट्ठा हो रहा है। यही तो है, कोर हैवी है, कोर की डेंसिटी ज्यादा है, मेंटल की उससे थोड़ी ज्यादा है, मेंटल की उससे थोड़ी ज्यादा है। ये मेंटल है हमारी, इसकी डेंसिटी कोर से, सॉरी मेंटल की कोर से डेंसिटी थोड़ी कम है ना, है ना। और लिथोस्फेयर की बिल्कुल ही कम है, लिथोस्फेयर की डेंसिटी और भी कम है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर हमारे मीटियोर्स का भी है, क्योंकि वो भी तो हेवनली बॉडी है, वो भी उसी प्रोसेस से बनी जिससे अर्थ बनी थी। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। कि जो मटेरियल और जो स्ट्रक्चर है मेटियोर्स में जो मिलता है, या जो मेटियोर्स का स्ट्रक्चर है वो वही है जो कि हमारी अर्थ का है, हमारे घर का है। घर मतलब हमारा होम प्लेनेट जो कि अर्थ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दे आर सॉलिड बॉडीज, वो भी सॉलिड बॉडीज हैं, डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लेनेट। अगेन वही चीज, वो सॉलिड बॉडीज हैं और वो उसी मटेरियल से बनी है जिससे कि हमारी अर्थ बनी है, या उसके जैसा मटेरियल। मटेरियल सेम ही है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, उनका भी स्ट्रक्चर यही होता है क्रस्ट मेंटल कोर वाला, मोर और लेस। ठीक है, क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि क्रस्ट बर्न अप हो जाती है एनवायरमेंट में, जब मीटियोर्स आते हैं क्रस्ट क्रस्ट बर्न अप हो जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, तो मैटर कम बचता है। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम मीटियोर्स को स्टडी करके हमें ये पता चल गया है कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे हमने अर्थ का स्ट्रक्चर लगा। बाकी एनालिसिस जो हमारे बाकी ऑब्जर्वेशन में वो भी इस चीज को प्रूव करते हैं। माइनिंग से पता चली जाए डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट में फिर 3-4 चीजें, उससे पहले मैं बता दूं कि मीटियोर्स, मीटेरोइड्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स, ये सब चीजें क्या होती है, इनके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। वैसे तो वो जब मैं 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कराएंगे हम लोग, इसमें करानी है 6, 7, 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं, पुराने वाली, नॉट न्यू वन, पुराने वाली, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। ठीक है, और जब तक ये नहीं पढ़ोगे आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। आपको फिर कोचिंग वाला आप कितनी भी कर लो, कितनी भी क्लास कर लो, कोई फायदा नहीं कुछ भी करने का, आंसर राइटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो ये हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा अच्छे से, जितने भी जो भी फैक्ट्स हैं उनके नोट्स भी बना दूंगा, मैं नोट्स दे भी दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये जब पढ़ेंगे तब मैं आपको मेट्रोइड्स वगैरह पढ़ा दूंगा, या इन अगर नहीं उठा पाए तब टॉपिक ये, तो जीसी लोग पढ़ेंगे तब तो पढ़ा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए ठीक है,
दो सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया है। पहला हमारा था ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, दूसरा हमारा था मीटियोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, तीसरे में अदर सोर्सेज हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें 3 सोर्सेज एनसीईआरटी में बताए गए हैं, 3 सोर्सेज एनसीईआरटी में बताए गए हैं। एक ग्रेविटेशन, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में इस पैराग्राफ में कुछ नहीं पढ़ाया गया है, पूरा चैप्टर सिस्मिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी इस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और सिस्मिक एक्टिविटी का मैं आपको इंट्रो दे दूंगा। कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है, अर्थ के अंदर हो रही है, सिस्मिक वाला जो अर्थ के अंदर हो रहा है ना, तो वो हम अर्थक्वेक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। अर्थ का सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रूव है अर्थ के स्ट्रक्चर का, वो सिस्मिक एक्टिविटीज ही है, ठीक है। चलिए, ये सब तो उनको सपोर्ट करते हैं, ये सब तो सपोर्टिव प्रूफ्स है। चलिए हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं अब। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। लैटिट्यूड्स पता ही आपको, लॉन्गिट्यूड्स भी पता होगा। ये कह रहा है कि डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम नहीं है। अगेन वही बोल रहा है, ये भी ऑब्जर्वेशन ही है क्या, कि ये अर्थ है हमारा, ये हमारी अर्थ है। समझना बात को थोड़ा बारीकी से, ये हमारी अर्थ है। इस पॉइंट पे जी की वैल्यू कुछ है, कुछ ही मान लेते हैं। इस पॉइंट पे जी की वैल्यू कुछ और है, अलग है। इस पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग है। अब हमें पता है कि जी ग्रेविटेशन जो है वो, सबसे पहला रीजन तो यही है कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ठीक है। ग्रेविटेशन जो है, सेंटर से जितनी आप दूर जाते जाओगे आपकी जी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, सॉरी। आप सेंटर से जितना दूर जाओगे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो उतनी कम होती जाएगी। ये तो बेसिक सी बात है, सबको पता है। तो अगर मान लो ये पॉइंट एक्स है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट x+1 है, x+1 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी इसके कंपैरिजन में, x+1 पे कम होगी। क्यों? इसको हम G2 का नाम ले देते हैं, ये हमारा G1 है। तो G2 पे ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा, G1 पे कम होगा। G1 पे ज्यादा होगा, G2 पे कम होगा। क्यों? क्योंकि G1 सेंटर के ज्यादा नजदीक है, G2 सेंटर से दूर है। इतनी सी बात है। इसके अलावा मास क्या है, यहां पे कौन सा मेटेरियल मौजूद है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी उनको पता है कि ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू मास से भी डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे मेटेरियल कौन सा है, यहाँ पे मेटेरियल कौन सा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस साइड ये इसकी एक्स है, इसकी x+1 है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जितनी वैल्यू आनी चाहिए G2 की उतनी नहीं आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे G1 की वैल्यू है 1, G1 की ज्यादा है, G2 की वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि दूरी बढ़ गई सेंटर से, तो इसकी 1.2 होनी चाहिए। लेकिन 1.1 आ रही है या 1.3 आ रही है, इसका मतलब कुछ लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पे फिर रोल अदर फैक्टर्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वो भी फिर ऑब्जर्वेशन ही है हमारी ग्रेविटी के रिलेशन में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये भी इसमें मास का भी रोल हो जाता है, अलग अलग बेसिक डेंसिटी का भी रोल हो जाता है, प्रेशर का भी, बहुत सारी चीजें, उन सबका रोल थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो वो सब हमें डिटेल में नहीं जाना, बस आपको समझाने का एक ओवर आइडिया दे रहा था कि अर्थ के जिस सरफेस पे, ठीक है, किसी सरफेस पे, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको क्यों बताया कि अर्थ से ग्रेविटी, मान लीजिए ये वाला सर G1 और G2 हम फिर से ले रहे हैं, G1 और G2, ठीक है। हमें पता है G1 जो सेंटर से पास है, G1 सेंटर से पास है, G2 सेंटर से दूर है, ठीक है। मास भी हमें इनका पता है, मास के हिसाब से हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। बाकी सब चीजें हमें पता है, लेकिन ये नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है। वही चीजों की वजह से हमें आज के इंटीरियर के बाद फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर वहां पे मान लो सपोज करो मास, अगर मान लो जो पत्थर का मास है, इसके नीचे की जो रॉक के नीचे का जो लेयर है उसका कुछ और होना चाहिए। यही सब चीजें फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, दोबारा एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उससे हम एज्यूम ही कर रहे हैं, अभी पक्का कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। यही सब जो मैंने आपको बताया, यही अब हम नीचे पढ़ने वाले डिटेल में। ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया, ट्रेलर दे दिया, अब यही फिल्म नीचे चलेगी। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स G इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है G जो है वो डिफरेंट सरफेस पे सेम नहीं होती। बता दिया क्यों।
सेंटर से उस सरफेस की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे मटेरियल जो है उस मटेरियल का मास कितना है या मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, समझाया इसीलिए था। आगे, इट इज ग्रेटर नियर पोल्स, पोल्स पे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पोल्स जो है वो अर्थ ऊपर से पिछकी हुई है, जियोइड शेप है उसकी, पता है हमें, पोल से सेंटर की दूरी कम है, इसीलिए पोल्स पे ज्यादा है, कम इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, एट लेस एट द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से, इक्वेटर की सेंटर से दूरी ज्यादा है, अर्थ जो है वो इस तरीके की है, थोड़ी सी, मतलब मैंने ज्यादा वो कर दिया, थोड़ी सी इस तरीके की है, ये सेंटर है, ये पोल है, यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, यही ये बात ये बोल रहा है। अब इसी को हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। इट इज ग्रेटर नियर पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ पोल्स। सिंपल सी बात है, वही है कि पोल्स की कंपैरिजन में इक्वेटर का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इक्वेटर सेंटर से ज्यादा दूर है, पोल्स सेंटर से पास है, इसलिए पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन होती है बार बार, इसको याद रखना है, बार बार देखते रहना वीडियो, एनसीईआरटी पढ़ते रहना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू मास ऑफ मटेरियल, बता दिया था मास का भी। मैंने क्या बोला कि अगर मानो G1 की या G2 की वैल्यू जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, उतनी नहीं आ रही, तो इसका मतलब मटेरियल में कुछ लोचा है। हम फिर मटेरियल का मास चेक करते हैं, वहां पे कितना होना चाहिए पेरेंट रॉक, वो कैसे पता चलेगा? अगेन माइनिंग वगैरह से, ड्रिलिंग वगैरह से हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे पेरेंट मटेरियल अगर ये है तो इसके नीचे का जो मटेरियल ये होना चाहिए, है ना, ये लगाया, ऐसे ये लगाया, ये लगाया। मीटियोर्स हमने क्या लगाया था अंदाजा कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा होगी इसके वाले की, है ना। तो इसी तरीके हम लंप सम एक आइडिया ले लेते हैं मास का कि मास किस तरीके से बढ़ रहा है, टोटल मास का अंदाजा लग जाता है, तो हम फिर पता चला, ठीक है, तो हम फिर अंदाजा लगा देते हैं कि अगर यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है? मास का भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर मास का हमने कैलकुलेशन सही कर लिया, उसके बावजूद भी जी की वैल्यू डिफरेंस हो रही है, तो क्या होता है? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस द, सॉरी, ठीक है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इंक्रीज इन्फ्लुएंसेस द मटेरियल। ठीक है, यही मैंने अभी बताया आपको कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे लावा है, जो साउथ इंडिया में लावा है, हमारे नॉर्थ इंडिया में वेस्ट में चले जाओगे रेत है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मास का, अर्थ के अंदर भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल वैल्यू की जो, ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, रीडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ग्रेविटेशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रेविटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वो जितने भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली लास्ट पार्ट में। अब हम पढ़ते हैं एक टर्म दी हुई एनसीईआरटी में, ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको आइसोस्टेसी पढ़ते टाइम, जब हम जीएस में आइसोस्टेसी पढ़ेंगे तब आपके काम आएगी काफ़ी। आइसोस्टेसी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या है ये? द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी अदर फैक्टर्स। यहाँ पे अदर फैक्टर लिखा हुआ है कि ये बोल रहा है कि जो ग्रेविटी की रीडिंग है अलग अलग प्लेसेस पे, वो अलग अलग तो होती है, ये तो हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया अभी, और वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, फैक्टर्स अदर देन डिस्टेंस ऑफ दैट सरफेस फ्रॉम द सेंटर। इस फैक्टर के अलावा बाकी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। ग्रेविटी एनोमली बेसिकली मास के बारे में है। ठीक है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे बेसिकली मास के बारे में है। जब क्रिस्टल रॉक्स का मास जो होता है जितना होना चाहिए उससे जब थोड़ा अलग हो जाता है तो ग्रेविटी एनोमली आती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। द रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, रीडिंग जो होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए इसकी यहाँ से ये पॉइंट है जी, इसकी ये पॉइंट है कोई एक्स पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू, इसकी डिस्टेंस हमें पता है, तो डिस्टेंस के बेसिस पे जो जी की वैल्यू होनी चाहिए, सपोज कि ये 2 होनी चाहिए, 2 नहीं आ रही, कम या ज़्यादा आ रही है, कभी 1.9 आ जाती है, कभी 2.1 आ जाती है, किसी केस में 1.9 आ रही है, किसी कहीं जगह पे 2.1 आ रही है, कम या ज़्यादा आ रही है, तो वो क्या है, जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे अलग अगर आती है तो उसको हम ग्रेविटेशनल एनोमली बोलते हैं। क्या? कि सच डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनोमली।
कि जो डिफरेंस आया है, जो 0.1 का प्लस या माइनस का डिफरेंस आया है, वो ग्रेविटी एनोमली कहलाता है। क्या कह रहा है कि जिस जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू जो आनी चाहिए अगर वो नहीं आती है, उससे अलग आती है, तो उसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देती है किस बारे में? अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बोला था, मास के बारे में है कि कभी कभी क्या होता है, क्रस्ट में, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें जो क्रस्ट का जो मास है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पहाड़ होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ बेसिक जनरली क्या होता है, ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होनी चाहिए, जो ग्रेविटी की वैल्यू होनी चाहिए उतनी ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होती, उससे अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो पहाड़ों का जो मास होता है, जो डेंसिटी होती है, वो नॉर्मली जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं उनसे अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटी एनोमली बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आइसोस्टेसिस पढ़ते टाइम दोबारा ढंग से समझाया जाएगा, अभी आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, सच डिफरेंसेस कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमलीज gives us information about the distribution of mass of material in the crust of the earth। ये ग्रेविटी एनोमली से हमें क्या पता चलता है कि क्रस्ट में अगर जो क्रस्ट के रॉक्स है उनका मास अगर अलग है, मटेरियल जो उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, उसका जो मास है वो जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। समझ, जैसे हमने पहाड़ का एग्जांपल दिया ना कि वहाँ पे मास इतना होना चाहिए, लेकिन पहाड़ों का मास एक्चुअली अलग होता है। पहाड़ों की डेंसिटी लिथोस्फेरिक रॉक से अलग लगता, वो ऐसा ही है लिथोस्फेरिक रॉक जैसा, लेकिन उसका डेंसिटी और मास अलग होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमें पता कैसे चला, ग्रेविटी की वजह से। वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग आई, जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे अलग आई, तो हमने सोचा भाई कुछ तो लोचा है, तो फिर उनके मास के बारे में, उसकी डेंसिटी हमने पढ़ी, उसको एनालाइज किया अलग अलग पहाड़ों को, और उनके मास को पता चला कि उसका मास डेंसिटी जो अलग है, मास अलग है। वैसे ही बहुत से क्रस्ट की जगह ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, और जैसे ओशनिक क्रस्ट है वो थिक होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिथोस्फेरिक क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जगह। ये सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें हमें धीरे धीरे मतलब एनालाइज कर करके बाद में रिसर्च करके हमें पता चला। चलिए, अब इसका 3 हो चुके हैं। अब इसका सॉरी, अदर सोर्स में ग्रेविटेशन हो चुका है। अब इसका बी और सी पार्ट है, बी पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड और सी पार्ट है हमारा सिस्मिक एक्टिविटी का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो हम अब इसमें पढ़ेंगे। चलिए, ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड, बी पार्ट है इसका अदर सोर्सेस का। ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे क्या पता चलता है, इससे बेसिकली ये पता चलता है, मैग्नेटिक सर्वेज हम करते हैं कि मैग्नेटिक सर्वेज अपने जो तरीका है इससे भी तर्क करते हैं रिसर्चर्स, उससे पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट में, बेसिकली क्रस्ट में मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं है, ये पता चलता है, या कितना है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल, किस तरह की सॉइल में मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है, किस तरह के रॉक्स में मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है। यही बहुत बड़ा, यही भी काफ़ी बड़ा एविडेंस है हमारे लिए। इसका भी एक पहेली तो कम से कम सॉल्व होती है हमारी, एक क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है कि कितना मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। ठीक है, चलिए, मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रस्टल पोर्शन। मैग्नेटिक सर्वेज जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्रिस्टल पोर्शन में है कि नहीं है, या कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दिस पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब हमें पता होता है कि एक मटेरियल अगर मिल रहा है तो वहाँ पे दूसरा मटेरियल ये नहीं हो सकता, या ये वाला भी हो सकता है। एजम्पशन ही है, बेसिकली होता है ना ऐसा। क्या होता है, जब हम कहीं पे कोई पेट्रोलियम ढूंढते हैं या कुछ ढूंढते हैं या कोई मिनरल ढूंढते हैं, तो हम डायरेक्ट उस मिनरल के बारे में नहीं ढूंढते, हम उससे जो उसके साथ जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको भी ढूंढते हैं कि अगर इनमें से कोई मिला तो इसके वाला पेट्रोलियम भी होगा। समझ रहे हो ना, तो ये इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक मटेरियल वहाँ पे मिलता है तो बाकी मटेरियल्स भी वहाँ पे हो सकते हैं, कौन कौन से, उसका हमें अंदाजा लग जाता है और एस्टिमेट हो जाता है, कौन कौन से नहीं हो सकते उसका भी हमें एस्टिमेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका इतना रोल है। आगे जो नेक्स्ट आता है हमारा आता है सिस्मिक एक्टिविटीज। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज अबाउट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सॉरी, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स यही है, बाकी सब सोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
इसके बारे में हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पूरा 3 जो है पूरा का पूरा सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में ही है। अब हमें आगे इसी के बारे में पढ़ना है। तो इस पैराग्राफ में इसके बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, बस इतना बताया हुआ है। क्या होता है कि अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक क्यों आता है उसका रीजन बताएंगे। अर्थक्वेक जब आता है तो वेव्स निकलती हैं, वही वेव्स आके ऊपर धरती पे आकर के घमासान मचाती हैं। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो आके जब एनर्जी रिलीज होती है अर्थ पे, जो एनर्जी वो अर्थ पे सरफेस पे जब आती है तो वो वेव फॉर्म में, तो वो डैमेज करती है चीज़ों को या कंपन पे शेक करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे। अब वो जो वेव्स हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग तरीके की। और क्योंकि अर्थ का जो हमने पढ़ा था पीछे स्ट्रक्चर जो लेयर्ड है, तो उन वेव्स का चलने का जो स्पीड जो इन इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में उसका ट्रैवल कर, सपोज कि कहीं भी होता है, अगर इनका जो ट्रैवल करने का, जब ये वेव ट्रैवल करती हैं, जब ये वेव ट्रैवल करेंगे, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ सेंटर से नीचे, अरे अर्थ तो पूरी है ना नीचे तक, मान लो यहाँ पे हुआ, इधर हुआ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ। मान लो ये अर्थ है पूरी और नीचे कहीं हुआ, तो इधर तो आएगा यहाँ पे, लेकिन उधर भी तो जाएगा ना। तो इस तरीके जब भी कोई वेव निकलती है तो वो लगभग लगभग सभी हम ये कह सकते हैं सभी लेयर्स में ट्रैवल करती है क्रस्ट मेंटल कोर में। तो उन लेयर्स में उसके चलने के क्या तरीका है, क्या उनके फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड की, उसके बेसिस पे हमने एजम्पशन किया, उसके बेसिस पे हमने इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी की है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसका बस यही है कि अर्थ वेव जो ट्रैवल करती हैं तो किस तरीके, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं या नहीं करती। कई बार ऐसा होता है किसी स्ट्रक्चर में जाकर के, मान लीजिए कोई वेव है वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, तो वो कोई वेव लिक्विड में डेड हो गई है, तो हम सोचेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।